जो मेहमान हैं, ईशान त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। युवा नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी, ये झारखंड से आते हैं, ये झारखंड से आते हैं, बीजेपी के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोलते हैं। राघवेंद्र दुबे जी इटावा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से समाजवादी नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी, ये बिहार से आते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इस बार बिहार में तय हुआ है कि सारी सीट जितनी हैं 2 4 3, हाँ क्या झाड़ू झाड़ू झाड़ू, हाँ झाड़ू का काम ही होता है साफ करना। सुन, मैंने भी लिया चचा इस बार, बादल ही की तरह हमने भी निपटा दिया ये सवाल। झाड़ू का काम होता है साफ करना, आप कह रहे झाड़ू। कहां से आई हैं आप? रोहिणी से। रोहिणी से, वाह क्या बात है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, कैसे निकल पड़ी आज इधर? आज मेरा बर्थडे है। जल्दी आओ, फटाफट। शो तो रोज होता रहता। सीमा जी कहाँ रोज रोज थोड़ी ना आती है। और ये वो पाकिस्तान वाले नहीं है, यही वाली है। कहाँ लोग हल्ला मचाने लगते हैं। कल हुआ कोई बोलने लगा ऐसे ही, अरे सीमा हमारे यहाँ भी है, कोई थोड़ी ना। बहन आ गई, सीमा बहन आ गई आज इनका बर्थडे। अरमान के थोड़ा लाइन गुनगुना दो। हाँ जा, गुनगुना दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कम ऑन एवरीवन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शतायु हो, खूब अच्छा जीवन हो, खूब मंगलमय हो, खूब ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही कुल मिला के शो है। चचा जाओ ना, अरे चचा बादल तो अभी आया है, बारिश होगी यकीनन। चचा जाना नहीं, आज आपे हुजूरे हैं मालिक, आपे को हाजिर नाजिर जान के पूरा शो निकालूंगा। तो आज प्रधानमंत्री जो थे, कहां थे? मोतिहारी में थे। तो मोतिहारी में थे, बहुत सारे लोग। आज सवेरे से मैं देख रहा था, कोई कह रहा था चीनी कम, कोई कह रहा था चीनी ज्यादा। मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर की भी नजर थी, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का मिशन बिहार, निशाने पर भ्रष्टाचार, बिजली और रोजगार पर वार, शराब घोटाले में भूपेश छत्तीसगढ़ के एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी का बेटा गिरफ्तार हो गया ना, आज उनका भी जन्मदिन है। वो शराब घोटाले में, हाँ अब क्या किया जाए, देखा जाए, वो ये बहस आएगा, देखा जाएगा। शराब घोटाले में भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार, और इधर जीजा जी के समर्थन में राहुल। जीजा जी समझ गए ना, समझ गए ना? जीजा जी कौन है? नाम पूरा नहीं है, क्या नाम है पूरा नाम? हाँ, रॉबर्ट वाड्रा। इधर जीजा जी के समर्थन में राहुल, कह रहे हैं ईडी कर रही है परेशान। तो यह है आज का मुद्दा, खुला हुआ मुद्दा है। सबसे पहले कांग्रेस के ईशान त्यागी जी बोलेंगे, उसके बाद बीजेपी के लोग बोलेंगे, जनता बीच बीच में बोलती रहेगी, और अपना, हाँ रांची वाले भैया बोलना, बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी स्वर में बोलना। जी सबसे पहले कांग्रेस, प्लीज कम फॉरवर्ड। जी आज हमारे सहयोगी भी लोग जो हैं काम करते हैं। अरे हमारे भैया का तो नाम ही नहीं लिया हमने, सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बहुत दिनों बाद आए, ताली बजा दो जरा इनके लिए। सौरभ भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो जो हमारे रुनझुन है या चुनमुन है, क्या नाम है? चुनचुन है, हाँ चुनचुन भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे संस्थान में सौरभ भाई काम करते हैं, वो चले गए, कहीं खड़े तो थे, उन्हीं के मम्मी पापा आए। आप लोग राजस्थान से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए जी। नाउ शो, क्या हुआ सीमा, किसको बुला रही थी? हस्बैंड आ रहे। लीजिए, यहाँ पर पूरा मेला जो है हो गया। यही हस्बैंड लोग यही काम करते हैं, जिस समय पत्नी की तारीफ हो रही होती है गायब होते हैं। आने दीजिए, मैं ऐसी मिर्च मसाला लगाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जी ईशान त्यागी कांग्रेस से। आज प्रतीक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में थे, हाँ। और उन्होंने कुछ बातें बोली, हाँ। मोतिहारी से। उन्होंने बोला पटना को पुणे बना दूंगा, मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा, गया को गुरुग्राम बना दूंगा। अरे कोई उनसे ये सवाल तो पूछे, काशी को भी क्योटो बनाने वाले थे क्या? काशी का कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद हो, वो बता सकता है। और आप काशी घूम कर आए हैं स्वयं पिछले वर्ष चुनाव में, क्या काशी क्योटो बन गया? पहली बात तो ये
हाँ क्या हुआ? हाँ क्या कह रहे हैं? कभी देख करके आओ वहां से। हाँ देख करके आओ। अरे क्यों चले गए? आइए, बोले देख कर तो आओ भाई। देखो ऐसी बात ना कहो। देखकर आया हूं इसीलिए बोल रहा हूं कि अच्छा, ठीक है, तुम अपनी नजर से देख रहा, कांग्रेस अपनी नजर से देखेगी। काशी विश्वनाथ की जो धरती है काशी, उसकी क्या हालत है, उसमें गंगा मैया की क्या हालत है, आचमन लेने लायक जल नहीं है वहां पे, वो मैं देखकर आया हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे जितने भी नाले हैं वो गंगा नदी में आज भी। देखो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब वो आप उंगली ऐसे कर सकते हो, लेकिन सर एक बात है कि ये कभी गए नहीं या पता नहीं ऐसे बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं। जैसे आपके नेताजी झूठ बोलते हैं विदेशों में जाके, ऐसे ही आप झूठ बोल रहे हैं सर। जैसे वो विदेशों में कहते हैं सरदारों को कड़ा नहीं पहनने देंगे, गुरुद्वारे नहीं जाने देंगे, इसी तरह आप झूठ बोल रहे हैं। आप जाइए काशी, हम काशी होकर आए हैं, मैं होकर के आया हूँ सर। यही वंदे भारत में बैठो सुबह 6 बजे, 6 बजे बैठो और कै बजे पहुंच जाओ? 1:30 बजे पहुंच जाओ। पहले होता था चाची तैयार होती थी, मौसी तैयार होती थी, एक दिन पहले से तैयारी चलती थी कि आज कहां जाना है, काशी। और एक दिन सब लोग स्टेशन छोड़ने आते थे 5-6। आप इसी दिन बैठो सीधे 6 बजे और 1:30 बजे सीधे उतर जाओ गुरु जी। नाउ प्लीज स्टार्ट। रंग पंचमी के दिन बाबूजी को पता नहीं होगा, रंग पंचमी के दिन मैं काशी में ही था। अभी रंग पंचमी मुझे लग रहा है 3-4 महीने 4 महीने हुए होंगे रंग पंचमी निकले हुए। मुझे पता है और देश को भी पता है काशी के क्या हाल है, क्या उन 5 गांवों के हाल है जो प्रधानमंत्री जी ने गोद लिए थे। खैर पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई तो जो बनेगा बनेगा, हमें मालूम है किस तरह से। काशी को जो क्योटो नहीं बना पाए, वो बिहार की जनता से भी आज झूठ बोलने का काम, झूठे बातें करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तो कम से उस जंगल राज की भी चर्चा करते, जिस जंगल राज को वो बार बार बोलते रहते थे। और जिस जंगल राज में आज की डेट में आप जेडीयू के नेता ले लीजिए, आप बीजेपी के नेता ले लीजिए, और कल ही एक देखा हमने पटना के एक बड़े अस्पताल में 5 लोग घुसते हैं, तमंचे लेके घुसते हैं, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होता है, और एक व्यक्ति जो कि पुलिस की कस्टडी में था उसकी हत्या कर देते हैं। यह बिहार में जंगल राज की स्थिति है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तो जो जाति वहां पे सर्वे हुआ था नीतीश जी की सरकार में, और उसके जो आंकड़े निकल के आए कि 5 करोड़ लोग 40 रुपए प्रतिदिन पे जी रहे हैं, 4 करोड़ लोग बिहार के कहां से निकल गए? ये कहां से है? आप जाति का जो सर्वे हुआ था उसके आंकड़े आप पढ़िएगा तो उसमें 5 करोड़ लोग बिहार के। बोल नो, आप बोलने दो, फिर आप डिनाइल कर देना। आप डिनाई कर दे, बोलने तो दे यार, बोलने दो। एक मिनट, अगर मैं फर्जी बोल रहा हूं ना तो इनसे आंकड़े पूछ लीजिएगा, ये आंकड़े बता नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये फर्जी पढ़ने में माहिर है। 5 करोड़ लोग बिहार के केवल 40 रुपए पे जी रहे हैं, और 4 करोड़ लोग 13 करोड़ में से 66 रुपए प्रतिदिन पे जीने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तो इस बात की भी चर्चा करते थे 12 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 4,71,000 पद नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आज रिक्त पड़े हुए हैं। राइट। आप मैं इसके बाद लूंगा, आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि एक ही लंबा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं आपका लूंगा। आप तैयार करके आए हैं, ठीक है, अच्छी बात। जी बीजेपी भैया जी आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? इधर आओ, बताओ आगे हमको भी ट्रेंड क्या चल रहा है। दिल में जाना नहीं, रहना यहीं। हाँ। दिल पे चलाई छुरियां, हाँ। बड़ा चल रहा है आजकल। तो जो विकास पे छुरी चलाए थे ना ये बीते सालों में, उसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि पटना को हम पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? पटना को हम पनौती बना दें, मोतिहारी को मातम बना दें, ये इनकी नीति है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, आज ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, जंगल राज पे बात कर रहे हैं, हत्या पे बात कर रहे हैं। जब आज हत्या हुई है, अपराधी पकड़ा भी रहे हैं, लेकिन आपके समय क्या था जनाब? दूर की बात बिहार छोड़ दीजिए, आपके घर में आपकी पार्टी के मुखिया, प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड ने जब उनकी हत्या कर दी, उस समय किसकी चूक हुई थी? सब कुछ आपका था। सवाल आप पे भी खड़ा हो जाएगा। देखने का विषय यह है कि अगर कोई घटना घटती है तो उस समय एक्शन लिया जाता है या एक घटना करने वाले को संरक्षण दिया जाता है, यह देखने का विषय है। और एक बात मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ये काशी, और काशी में क्या किया? जनाब 2 बूंद छिड़क के देखिए अब गंगा जल का, वो शुद्धता दिखेगी, वो विकास दिखेगी, जो अपने सालों से पाप परोसा था वो खत्म होता नजर आएगा, और आपके अंदर भी शुद्धिकरण आ जाएगा। एक छोटा सा बात बोल रहा हूं, पार्टी से, डिबेट से थोड़ा सा हटके, आज का पैनल देखे हैं आप? हाँ देखा है हमने। देखे हैं? हाँ देखा है। और आप भी क्या है, पैनल भी क्या है? अब आप इस पे अरे अरे मैं गोता खा के रुके यार, मैं तो समझे नहीं पाया। अब वो कोई उसमें कोई तिवारी है, कोई दुबे है, कोई
और कोई त्यागी है? नहीं, बहुत गंभीर मुद्दा है। आपने क्या ये जातिवाद निकाल के सबको बैठाया है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं एक मिनट को लेट मी क्लैरिफाई। तुमने कह दिया बादल काले आ रहे हैं उधर से, मैं पहले बता दूं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भैया और बीजेपी, ये तीनों लोग अपनी तरफ से देते हैं, कोई हम किसी को बुला नहीं सकते। ये लोग पार्टी हैं, ये बुला, बाकी एक दो लोगों को मैं बुलाता हूं। जल्दी में नहीं, आपसे बात करनी है। समझे? नाराज हो क्या? क्या हुआ? क्या नाम है? क्या है? रोहित नाम है। जी। पार्टी खेलो, पर गंगा जी की शुद्धता को ना पार्टियों से लेना देना मत करो। मैं समझ गया। गंगा जल कहाँ के रहने वाले हो? ग्रेटर नोएडा में कहाँ गंगा जी हैं? हाँ? अच्छा ठीक है। अरे अगला चुनाव लड़वाऊंगा वहीं रांची से। बोले भैया इधर घुमाओ कैमरा, इनको बोला उधर था, हाजिर नाजिर यही है। बोले सबके दिलों में है गंगा। ये बात कौन करता है? नेता के अलावा कोई करता है ना? यही है जी। मेन मुद्दा रह जा रहा है इस बातों में। मैं इसलिए यह बात कहा कि सब अपने रोस्टर से आए हैं, आपने किसी को फोर्सफुली तो नहीं किया, लेकिन अरे बुलाया नहीं हमने, वो अपने आप आते मैं हैं। बता रहा हूँ कैसे समाज में जहर बोया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार को भी ये जातिवाद और बाकी जहर में बोना इसलिए चाहते हैं कि अगर आज कोई ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, तो इनके उदित राज निकल के कहते हैं कि ब्राह्मण को भेज दिया जानकर दलित को क्यों नहीं भेजा। इस तरह की ओछी राजनीति करके कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं ये? इसलिए मैं कह रहा हूँ पिड़पिड़ा के लग जाएगा, लेकिन जब विकास करने की बात आएगी तो ये लोग ऐसे उलझुलुल प्रवक्ता को टीवी पे लाकर ऐसा व्यंग्य करते हैं। ऑफकोर्स आई विल गिव यू टू। कांग्रेस को देंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी। शुभ्रांशु शुक्ला गए, हम सारे लोग बहुत गौरवान्वित हैं। ऑफकोर्स मां गंगा पे दो लाइन बोल लेना आप। और यहाँ पे पहले वो जो अचेत पड़े लोग हैं ना, उन पे गंगा गिर जाए, थोड़ा उठ जाए थोड़ा, फिर आप बोल लेना, है ना? बोल क्या रहे थे? भूल गए? हाँ? तो हाँ, शुभांशु शुक्ला गए अंतरिक्ष में, हम सारे लोगों को गर्व है, खुशी है, ताली बजाइए उसके लिए। किसी ने भी ना तो ये देखा कि ये कौन है, क्या है, लेकिन ये जो राजनीति का चश्मा होता है मेरे बाबू, ये इतनी दूर तक देखता है और वहां तक देखता है जहां हम आप सारे लोग नहीं देख सकते। ये ऐसा क्षुद्र चीज भी देख लेता है। बताइए, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है तो वहां भी क्या ओबीसी का क्यों नहीं गया है? करते हैं सर। इंसान को इंसान के स्तर पर तो तोलो ना, इंसानियत उसमें है कि नहीं? जाति और धर्म और मजहब को कब तक करोगे? जातियों में क्यों बांटते हो? अब जो उसकी क्वालिटी पर गया ना, वो साइंटिस्ट होंगे, वहां रहने के उपयुक्त होंगे, इसलिए गए ना सर। ये शर्मनाक है सर, इनके चेहरे पर कालिख पोतनी चाहिए। मोदी जी सुनिए, मोदी जी पूरे भाषण में ओबीसी के अलावा कुछ बोले ही नहीं। पूरे भाषण में पिछड़ा पिछड़ा करते रहे। ये थोड़ी कहोगे मोदी जी को कुछ कहोगे? मैं कह रहा हूँ बाजार में बिक गया दोपहर तक एक एक झूठ। बाजार में बिक गया दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक बैठा रहा मैं अपनी अच्छाई लिए। तो ये वही है कि सपनों के सौदागर बनो, सपने दिखाते रहो, सपने पूरे हों या ना हो। अगले चुनाव में अगले सपने, पिछले छूट गए, आगे फिर बढ़ गए। पिछली बार गए थे तो चाय पीने के लिए गए थे कि भैया फीकी चाय है, मीठी नई जब चीनी मिल बनेगी ना, चलाऊंगा ना, उसकी चाय पीऊंगा आकर के। बात 2014 की है, कितना हो गया? 2025 आ गया, 2025 आ गया। 11 साल नमो नारायण, उसी गंगा में डुबो दिया वो, उसी गंगा में डुबो दिया वो वादा। तमाम चीनी मिल वहां बंद हैं, लेकिन चीनी मिल नहीं। अब क्या नया दे दिया सपना? मुंबई बनाएंगे, मुंबई बना देंगे मोतिहारी को। मुझे लग रहा है कि कुछ साल बाद ऋषभ तिवारी उसी फिल्म में, डायलॉग तो ठीक ही मारते हैं, तो उसी फिल्म में हीरो बनते नजर आएंगे। हाँ, ताता थैया वही होगी। ये लोग जो है ना, सत्ता इन लोगों से दूर चली गई, इसके लिए ये लोग कुछ करने के लिए तैयार है। सत्ता आने वाली नहीं है। भैया जी के शो के माध्यम से आप लोगों को हम यह संदेश देते हैं, विचार देते हैं कि सनातन को मत छोड़ो। एक विशेष का वोट के लिए आप लोग जातिवाद मत ऋषभ करेगा, मैं बता छोड़ो ताता थैया। ऋषभ
देखिए एक राहत इंदौरी जी- थोड़ा बहुत ध्यान ना कि जब ये बोलते हैं तो बोलने दिया करो। अच्छा तुम्हारे बाल अच्छे हैं, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी शायरी बोली। एक राहत इंदौरी जी की शायरी है, हाँ शेर है, आइए शेर। हाँ जी इरशाद। इंडिया अलायंस के लिए है हाँ कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। इंडिया अलायंस के ऊपर है, और इंडिया अलायंस के घर में झूठों की मंडी है, और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये इनकी जो मंडी है, जो इनका अलायंस है, पहले ये आपस में तो तय कर लें। इनसे न बिहार तय हो पा रहा है, न बिहार तय हो पा रहा है। देखिए एक बात आई थी, पवित्र गंगा की जनता तुरंत उस पे जो है जनता की प्रतिक्रिया आ गई। जनता ने बोला गंगा पवित्र, उस पर एक शब्द वो मत हमारे बोलिए। दिलों में है। लेकिन राजनीति में गंदा नाला है, जहाँ पे कट, कमीशन, करप्शन का एक कुनबा है, जिसमें कभी शराब घोटाले पाए जाते हैं, जिसमें कभी जमीन घोटाले के लोग पाए जाते हैं, जिसके अंदर कभी तमाम तरह के घोटाले बाज पाए जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, इस देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कभी इस मुल्क पर राज किया करती थी, आज सारे घोटालेबाज घंटा गुरु घोटाले के उसी पार्टी के अंदर से निकल रहे हैं। और आज फिर छत्तीसगढ़ में, अरे तुम्हारा नाम नहीं ले रहे, अरे तुम्हारा नाम नहीं ले रहे, रुको रुको रुको। छत्तीसगढ़ में कुछ निकला है, अब वो किसका निकला है आप पता करिए। तो तुम बर्थडे वाले दिन कहाँ पहुंच गए? वहाँ आज बच्चे का जन्मदिन था, वहाँ तुम वहाँ कहाँ पहुंचे? देखिए वहाँ तुमसे मतलब है कि वहाँ पहुँचना जरूरी है, जरूरी इसलिए है। देखिए और पिछली बार भी तुम गए जब उनका जन्मदिन था, उनके पिताजी का, तब उनके घनिष्ठ मित्र के यहाँ पहुंच गए। तुम जन्मदिन ही तलाशे हो। देखिए जन्मदिन से पता तो चलता है कि अंदर के भाव क्या हैं आपके। कई लोग के जन्मदिन ऐसे थे जिस पर भाव से पता चला कि वो अपनी ही पार्टी के करप्शन के खिलाफ जो है बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उस दिन बोलने के लिए वो तैयार खड़े हो गए। अभी चुपके से हाथ बढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर, कभी चुपके से हाथ बढ़ाते हैं बिहार में जदयू की ओर। तो इसलिए जन्मदिन पर जाना आवश्यक है प्रतीक जी। लेकिन प्रतीक भैया सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो लगातार, सुनिए, लगातार सत्ता से बाहर होती जा रही है और लगातार सनातन विरोधी काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने अभी एक और टिप्पणी की। 37 जब वो बाहर हो रही तब 37 है इनके एमपी 37 जो गफला के लिया था ना जनता ने, सुनिए सुनिए सुनिए, 10 में से उसके बाद 10 चुनाव हुए, उपचुनाव, वहाँ कहाँ गायब हो गए? फिर 10 में से सीधा 8 में क्यों आ गए आप? क्यों? क्योंकि आपने कहा था आरक्षण खत्म हो जाएगा भैया, संविधान खत्म हो जाएगा। आरक्षण भी वही है, संविधान भी वही है, आरक्षण मजबूत हुआ है, संविधान दिवस मनाया गया है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ताकत। नहीं, पहले मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू, ऑफकोर्स आई विल गिव यू, कोई नहीं भूल जाएंगे। ऐसा नहीं, इन्होंने अभी कहा झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। हाँ 22 करोड़ हो गई, दे दी। इन्होंने कहा था गंगा साफ कर देंगे, पैसा साफ कर दिया। झूठों ने झूठों से कहा किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, झूठों ने झूठों से कहा। अरे भाई अजीब लोग हैं, कोई वादा पूरा हुआ नहीं, लेकिन कहते हैं झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। इसीलिए इनसे कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म आपका कोई पेटेंट नहीं है। सनातन धर्म हमारे लिए भी, आप तो नफरत करने वाले, हम तो वही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाना नारा। ये इनका भाई ये थोड़ा ही है। है? रामायण में आग लगा के चाचा अंदर, मैं ढूंढ रहा था, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान न हारा। और एक एक पन्ना निकालते हैं और एक एक पन्ना दिखाने के लिए भैया जी, ये दिखाने चलाते हैं, इनको जितनी सजा दी जनता देगी सर, इनके कपड़े लत्ते बिक। अरे रुको यार, तुम कपड़ा लत्ता कहाँ बिका ले? कांग्रेस बिल के एक फिर आपके पास है ना? देखिए अभी मेरे भाई ने ये बोला कि जितने भी करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सभी भ्रष्टाचारी हर एक पार्टी में से, क्योंकि कई पार्टियों को, विपक्ष की पार्टी को जिक्र किया। अरे तो भैया वही भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टियों से निकल निकल के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल धुल के आज कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना हुआ है,
कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई राज्यसभा में बैठा हुआ है। बेचारा भारतीय जनता पार्टी का जो अदना कार्यकर्ता था, जो दरी बिछाता था, वो आज बाहर है। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को उन्होंने संसद भेजने का, विधानसभा भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भैया धुलाई की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव की धुलाई क्यों कर दी आपने? कन्हैया कुमार की धुलाई क्यों कर दी? वो बेचारे आपके चक्कर में लगे रहते थे, ट्रक पे चढ़ नहीं पाए, बेचारे को धक्का देके नीचे गिरा दिया। धुलाई अपनी पार्टी में इतनी तेजी से मत करो कि कांग्रेस के अंदर काम करने वाला नेता और कार्यकर्ता ही न बचे। देखिए जनता ने आपको सत्ता से दोबार कर दिया। अब रही सही बात, जो आपके कार्यकर्ता है उनका इतना अपमान मत करो भाई। वो आपके लिए अरे फटफड़ा मत। उत्तर प्रदेश में हो ना, उत्तर प्रदेश में है अभी मदद कर रहे हैं जिनकी पता है, तेज प्रताप यादव की मदद कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि आरजेडी में फूट डाल रहे क्या? आरजेडी में समाजवादी पार्टी। पॉइंट जी, आम आदमी पार्टी, ये पैनल इसके बाद आपका जी, मैं तो भूल ही गया था आपको। हाँ जी, बिहार की बात हो रही है। देखिए इस बार तो चुनाव लड़ रहे हैं ना पूरे, बिल्कुल लड़ रहे हैं। पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़े हैं और मजबूती के साथ लड़े। मजबूती के साथ। आम आदमी पार्टी जितने भी, हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं इन जो परंपरागत राजनीतिक पार्टी है इनके साथ फांटगांठ करके परंपरागत पार्टी मतलब जितने भी राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी, जिसकी भी बात करें, चाहे कांग्रेस परंपरागत पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी थेथराई देखिए, प्रतीक भाई थेथराई देखिए, 2000 अपने को बता रहे हैं, वो इन्हीं के साथ हैं ये। प्रतीक भाई 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अतिक्रमण चल रहा था पूरे देश में, जो ये संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, हम सभी लोग इकट्ठे लामबंद होकर के उसको रोकने का प्रयास किया। यही कारण है 240 पे है। 2024 तक वो गठबंधन था आम आदमी पार्टी, आज के डेट में किसी भी गठबंधन का पार्ट नहीं है। ये बड़ा ही क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, बिहार के वन बाय वन देखो पीछे डिस्टर्ब, विचार श्रृंखला वो बोलने वाले को डिस्टर्ब होती है। तो आज एक काम करो और ये कहो आज यहां से, ये भैया जी कहेंगे कि अब तक जितने हमने INDIA का साथ दिया और जो हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, उसके लिए आज स्पष्ट तौर से यहां से माफी मांगते हैं। बोलो प्रतीक भाई, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए कोई एक गवर्नमेंट विषय नहीं है, कोई व्यक्तिगत उनकी बड़ाई विषय नहीं है। हमारे लिए हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भारत का संविधान इंपॉर्टेंट। आ रहा हूं, वही आऊंगा। रांची वाले भैया, क्रांतिकारी भैया, अरबी जानते हैं? अरबी जानते हैं? अरबी कैसी होती? पैर के नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? पिचक नहीं जाओगे, फिसल के गिरोगे, दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। वो वही है मामला। ये राजनीति की अरबी है। ये बोले, हमने कहा कि मांग लो माफी, कह दो मुझसे गलती हुई, जो गलतियां हुई उसके लिए आज स्पष्ट तौर से भैया जी कहीं में माफी मांगते हैं। INDIA के, हाँ जी बोलो, INDIA में या ये कहो कि कांग्रेस ने धोखा दिया, या ये कहो कि समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया आपको, कहो। हमें फक्र और गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक अतिक्रमण 2024 तक चल रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया। अगर सारे विपक्षी पार्टी इकट्ठे बंद नहीं होती तो ये संविधान को बदल देते या आरक्षण खत्म कर देते। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बार नहीं, बार बार हम लोग लामबंद होने के लिए तैयार है। नंबर 1। दूसरी बात सुनो, तुम ये कह दो कि गांधी जी को फिर नहीं मानते। अब पूछोगे गांधी जी को क्यों नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कि मीडियम जो है, माध्यम, वो भी पवित्र होना चाहिए। यानी तुमने अगर इनके साथ साठगांठ करी और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी के साथ, तो तुम्हारे के मुताबिक माध्यम गलत था, हराना इनको था। गांधी जी के खिलाफ गए तुम, या तो ये कह दो कि माध्यम गलत था मेरा, ये बोल दो। 2 मिनट दीजिएगा, सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। प्रतीक भाई, भारत के संविधान को बचाने के अपनी जान की आहुति दे देंगे, ये पार्टियां क्या बात करते हैं? नंबर 2 करिए। बिहार की बात हो रही है, बिहार की ये कह रहे हैं कि एक्शन होता है। अरे शर्म आनी चाहिए। एक्शन, तुम्हारे परिवार को कोई गोली मार के चला जाए और कहते हो एक्शन लेते हो। यूथ एक्शन का क्या फायदा? किसी का भविष्य खराब होता है। बताओ ना कि तुमने जैसे पंजाब में एक्शन लिया है, बताओ क्या चीज? तुमने पंजाब में एक्शन लिया है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, वहाँ का विकास के राह पे पंजाब को लाया, पंजाब को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया। नंबर 2 प्रतीक भाई, नंबर 2, बिहार की आज हालत क्या है? 20 साल ऑफ NDA की गवर्नमेंट है, आज तक वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं है वो वहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। हमारी पार्टी वहाँ जाने के बाद जहाँ भी, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, जहाँ भी आम
आदमी पार्टी जाती है वहाँ मुद्दों की राजनीति होती राइट, है। अब टेक योर पॉइंट, राइट, हाँ जी। ये शीश महल में जाके अपनी शहादत इन्होंने कहा देश के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, तो शीश महल जो बनाए हैं उसमें जाके ये कुर्बान हो जाएं। और ये विपक्षी जो है, ये विपक्षी मध्य प्रदेश में जब राकेश कुमार को मां के सामने कार से कुचल दिया गया, उसको मार दिया गया, क्यों? तो हजारी जी के मंदिर में जो मुर्गा कट रहा था कैंपस में, उसका विरोध किया। हम नहीं जान पा रहे हैं ये बात। इसलिए इसे अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि उस मुद्दे से मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए माइक हटा दिया मैंने। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, जनता के सामने उतना ही बोला करिए अभिषेक जितना जनता ले पाए। और ज्यादा बरसात में क्या होता है कि हाजमा, आयुर्वेद कहता है कि बरसात में जो हाजमा होता है वो कमजोर होता है, इसलिए थोड़ा खाना चाहिए। अरे आगे, अरे कितने बच्चे? 13 बच्चा है। कितने बच्चे? सुनिए, कितने बच्चे? 13 है। क्या? सुनिए, रुको। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आप, अरे रुको। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं, कांग्रेस ने शुरुआत में क्या कहा कि मोदी जी के कुछ उन्होंने वाक्य को कोट किया। हाँ, तो जो बोला उन्होंने वो लिख के लाए, उन्होंने तैयारी के साथ बोला। सुन लीजिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, चाय भी मीठी है, वहां की चीनी भी मीठी है, वहां का गन्ना भी मीठा है, और पटना के अंदर लपेटो ना, खाम खा लपेटो ना, तुम भी लपेटते हो। इनको शायद पता नहीं, हाँ। 15 अगस्त को पटना में पहला मेट्रो का जो स्टेशन है वो चालू होने जा रहा है। दूसरी चीज, गजब है भैया, ये राजनीति वाले गजब के कह रहे हैं चाय मीठी, गन्ना मीठा। अब बोलना तो मैं सोच रहा था शायद चीनी मिल पे बोलेंगे, और कह दिया मेट्रो। बेकार वाली बात है ना, लपेटा ना करो यहाँ पे आके, हम क्या के पूरी बात क्या सुनिए। आपको पता है स्वतंत्रता से पहले तुमने कहा चाय मीठी, गन्ना मीठा, फिर क्या बोला? चनपटिया का 20 साल से चीनी मिल है बंद। लीजिए ना प्रतीक जी, आपको पता है स्वतंत्रता से पहले बिहार में कितनी चीनी मिलती? 33। उसके बाद 1990 से 2005 में कितनी बंद हो गई? 28। आज कितनी चालू है जरा बताइए? 11 चीनी मिल चालू हुई है, और हसनपुर चीनी मिल चालू हुई, सुगौली की चालू हुई, रीगा की चालू हुई है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो मुमकिन है। एक बात और, ये लोग तो बिहार में जंगल राज बना के रखे। बिहार के अंदर इन्होंने पूरी व्यवस्था की कि बिहार में पलायन होता रहे। इनके शासन में लगातार बिहार के अंदर उद्योगों की हत्याएं हुई। आज बिहार में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर जो है प्रति व्यक्ति आय 2005 में मात्र 6000 थी, आज 68,000 है। आपको पता है प्रतीक जी, 38 जो स्टेट हाईवे थे उनको हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया है। आपको पता है 38 जिलों के अंदर 8 से ज्यादा हवाई अड्डे चालू हो गए हैं। बिहार के अंदर जो पहले गोली चलाई जाती थी, आज बिहार के अंदर बिहार कनेक्ट के नाम पर 600 कंपनी आई है, 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये पटना जो है वो पूना भी बनेगा, मोतिहारी भी अपने आप में डेवलप होगा, पूरा बिहार डेवलप होगा। बिहार का आदमी पलायन नहीं करेगा। बिहार के अंदर जो है इंडस्ट्री आएंगी और इंडस्ट्री का काम होगा। दिल्ली में चीनी का क्या रेट है? बताओ ना, बताओ। कहाँ वाले चीनी लेने जाते ही नहीं। अरे हमसे पूछो तो हम बताएंगे भी, ये कहाँ चीनी मिल। वो चीनी कर रहे हैं। दिल्ली में चीनी का क्या रेट है बताना जरा। अरे तुम्हें दिल्ली का पता करना है, पटना का पता करना चीनी का रेट। तो पटना के क्यों हूँ? अरे कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ। ठीक है, आ गया, मैं आ गया। अरे वही बिहार का आदमी जाता है, जब पंजाब में गन्ना काटता है तो वही चीनी मिलता है। दिल्ली का पता नहीं। तो ठीक है। अरे आमिर, इनको पानी पिलाओ। हाँ जी। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म खाली बीजेपी का नहीं है। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, आज जो आप ये वैतरणी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, वैतरणी में
सनातन धर्म की, सनातन, हाँ। है ना? तो उसमें आप बताओ ना, आप जाति जनगणना पे क्यों आते हैं? आप भी सनातन करो, रिलीजन लिखा जाता है हिंदू, आप जातियों पे आते हो, आप हिंदू धर्म को बांट रहे हो। देखो एक बात बताएं गुरुजी, एक बात बताएं, मैं लगभग मैं आपको साथ नहीं अभी नहीं, ना मैं दूंगा। मैं एक बात, आज बीजेपी बहुत कम बोली है। क्या बात, बीजेपी बहुत कम बोली है? मैं आ रहा हूं। देखिए भाई, एक बात तो है, बिहार में चुनाव, बाबूजी बिहार में चुनाव बहुत सच्चाई है। जब आप कहते ना कि रोजगार नहीं है, वो सच्चाई है, तो बात बोलते पलायन, सच्चाई है। लेकिन एक बात और भी मैं बोलता हूं, और बड़ी कठोरता के साथ बोलता, अच्छा लगे, बुरा लगे। बिहार में जाति जो है ना, सच्चाई है, पूरे देश में है, लेकिन बिहार में बिल्कुल एकदम पानी का जैसे गंगा काटती है ना, वैसा तेज है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ऑफकोर्स सर जी, नमस्ते। कहां से आना हुआ सर? सर मैं तो नोएडा में रहता हूँ, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। एक मिनट को भाई, बिहार के व्यक्ति आए हैं, मैं पूछ लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा यह गोला से है, उत्तरार्धी वाले गोला से है या उधर वाले गोला से है? अरे ये उतार लो ना, ये अरे उतार के तो बात कैसे मेरी बात कैसे सुनोगे? हाँ जी सर, मैं 95 में मैं आ गया था, एमएससी करने के बाद आ गया था, क्योंकि एक मिनट को भाई, 95 में आप आ गए बिहार से दिल्ली में। हाँ, नाम हो गया आपका? सुजीत कुमार सिंह हो गया मेरा नाम। सुजीत कुमार सिंह जी, मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूं क्योंकि जातीय जनगणना का समय है, इसलिए जात बताने में बिल्कुल भी हिचकिए नहीं। अपना नाम चाहे भूल जाइए, लेकिन जाति पहले बताइए, क्योंकि जाति बताने से ही फायदा है, और जहां फायदा है वहीं रहिए, और बाकी सब चीज चलता रहेगा, लेकिन जाति पहले बताते रहिए। जी नाउ सर, 95 में आप आए बिहार से दिल्ली। जी नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। लालू जी का जमाना था। हाँ, उस समय ये कोई रोजगार का वहाँ पे कोई साधन नहीं था। दूसरा, रिजर्वेशंस जो उस समय आरक्षण का वो चल रहा था। मैंने उस समय, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 3 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में, फाइनल राउंड इंटरव्यू में छठा था। 3 बार यूपीएससी क्वालिफाई किया? हाँ, मेरा वेटिंग लिस्ट भी था 5, जिस समय मेरा स्कोर था परसेंटेज। बाबूजी, यूपीएससी का इंटरव्यू क्वालिफाई करने का मतलब है कुछ? सर प्लीज सर देखा जाए। तो उस समय मेरा बीपीएससी का था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का था, जिसमें मेरा स्कोर था 65%। स्कोर होने के बाद भी वेटिंग 5 था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय एससी कैटेगरी का, एसटी के, ओबीसी के जो चल रहे थे, 58% पे शायद ओबीसी कैटेगरी का था, और 48% पे सिलेक्शन इनका एससी एसटी कैटेगरी का हुआ था। इसके बाद हम लोग वहाँ से मूव कर गए, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी, जो रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी जब हम बिहार में वापस जाएं चाहे क्या करें। हमने पलायन किया। लेकिन आज भी मैं बड़े दुख के साथ, चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे जदयू की सरकार है, 2002 के बाद से कंटिन्यूअस उनकी सरकार रही है, लेकिन मैं उन सरकार पे भी आक्षेप लगाऊंगा, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं बीजेपी का सपोर्टर होते हुए भी मैं पूछना चाहूंगा, जे आप लोगों ने सरकार की इतनी उदासीनता रही, उदासीनता ही बोलेंगे, जो मैंने कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो लोग बाहर गए उन्होंने क्या रोजगार के साधन, जैसे भाई साहब ने चीनी मिल की जिक्र किया, मढ़ौरा में 3 फैक्ट्रियां थी, शुगर मिल था, मॉटन की फैक्ट्री थी, और एक और शराब की फैक्ट्री थी, वाइन की फैक्ट्री है, मॉटन टॉफी की फैक्ट्री थी। राजीव प्रताप रूडी जी ने 2008 में कहा जब मैं इसको स्टार्ट कराऊंगा, फिर भी वहां पे कोई, मैंने जस्ट वो आज के डेट में जमीन कौड़ियों के रेट में जबरदस्ती कब्जा करके, मैंने तो उस मॉटन, जब मैंने रुका, मैं बाइक से गाड़ी से जा रहा था, मैंने रुका, मैंने पूछा ये मिल कौन सी? बोले ये यहाँ पे टॉफी बनती थी, आपने बचपन में खाई होगी, बड़ी फेमस टॉफी थी। तो बोले कि ये यही बना करती थी। सवाल ये, मैंने आपकी बात को पूरी तरह से समझा, डिबेट का हिस्सा है, आपने पूरी बात को गौर से किया। 2 हिस्से हैं, एक था रिजर्वेशन वाला। देखिए, हमारे संविधान ने उसको गारंटी दी। बाबूजी, एक बात मैं आपसे भी कहूंगा, बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक बात करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति को अधिकार न देके उसका सिर्फ इसलिए मुंडन कर देंगे क्योंकि वो व्यास गद्दी पे बैठने का, देखिए आपको बुरा लगेगा, मैं जानता था बुरा लगेगा आपको, मैं जानता था आपको बुरा लगेगा, मैं जानता था बुरा लगेगा आपको। जब आप किसी व्यक्ति को, देखिए बाबूजी इतना साहस रखिए, देखिए चर्चा करिए, चर्चा से हल निकलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को आप सिर्फ इसलिए उसका बाल मोड़ देंगे क्योंकि, रुको,
और जो बोल रहा है वो तुमसे ज्यादा सनातनी है। और 5 देवता हिंदू के नहीं बता पाओगे? बताओ 5 देवता हिंदू के, क्यों नहीं बता सकते? बताओ 5 देवता कौन है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। गलत। बनते हो सनातनी, जाओ पहले 5 देवता अपने पिता से पूछ के आना, 5 देवता कौन है हमारे, उसके बाद बहस करना आके यहाँ। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। जो बोल रहा है उसकी बात सुनने की कोशिश करो। व्यास गद्दी पे बैठा था वो व्यक्ति, व्यास गद्दी वो जिसको लिखने वाला व्यास और पढ़ने वाले तमाम वो हमारे आप जैसे लोग, गलत था। वही कह रहा हूं बेटा, वही कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो गारंटी संविधान ने दी, जब तक आप उसको नहीं करेंगे ये लोग कहेंगे और ये लोग बोलेंगे, ये लोग वो भी हमारे कहेंगे हम तो 65% करने जा रहे हैं। और 65% की लड़ाई है, 50% नहीं रह गया, 65 है, 65 का वादा है। उसका एक एडवांटेज बेटा आ रहा हूं। मैं रिजर्वेशन की अब बात ही नहीं कर रहा। उससे एक बेनिफिट से हुआ, जो हमें पता है, जब हमें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना, हमने उस हिसाब से मेहनत करने शुरू कर दिए। भाई साहब आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बिहार के हैं तभी आप यहाँ पे हैं। सर इसके बाद ये हुआ, जो हम अब कोशिश ये करते हैं जब ये हम उससे अलग कैसे हो, क्योंकि हमें रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो हमने उस पर कोशिश करनी शुरू कर दी। हम वेरी वेल डन। हाँ, इसके बाद मैं लेकिन अभी भी सरकार से, मैंने वहाँ की सरकार जो बिहार की सरकार है उससे अभी भी है जो उनके अंदर कोई मैंने ऐसी उदासीनता रही जो कोई रोजगार का साधन। मैं बिल्कुल आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल पीड़ा समझ रहा हूं। हमने ये माना और आपने दुगनी, आपने बहुत बड़ी सच्चाई है, आपने कहा बोले मुझे पता था कि मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मैंने अपनी मेहनत दुगनी कर दी और मैंने कहा कि मैं खुद ही एम्प्लॉय होऊंगा और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। एक तरीका है जीवन जीने का, एक तरीका यह है कि हम अपनी लकीर बड़ी करें और सामने वाला जो बगल समाज, आप पागल आगे ने क्या की इलाज करवाएंगे आप? तो वहां जाके खड़ा होइए, यहाँ पागल हो गए तो वहां जाके खड़े हो। और इनकी जाति की वजह से इनको नहीं मिली और आप जैसे मूर्खों की वजह से हम लोग को परेशानी हुई। और किस ईयर में यूपीएससी क्वालिफाई किया था आपने, मतलब रेटिंग क्वालिफाई किया था? 95 में। वहां तक चली गई, आरक्षण में 3 बार यूपीएससी, लेकिन फाइनली नहीं हुआ इनको इस बात का। और ऑफकोर्स होता है, प्रतिभा को लगता है मेहनत की है और उसका 3 बार रिटर्न निकालने के बाद यूपीएससी ना हो, और वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि मेरा रिजर्वेशन में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिजर्वेशन में नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने अपनी दूसरी राह चुनी और वो राह ये थी कि मैंने खुद ये सोचा कि मैं दूसरों को अब एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार दूंगा, और मैं उस राह पे निकल पड़ा। बिहार के थे, बिहार से चर्चा निकल पड़ी थी। यकीनन मैंने भी किसी से कहा कुछ और मैंने सनातन पर थे, वो उसने कहा ये इररिलेवेंट है, ब्रेक में बोला वो इररिलेवेंट है। मैंने कहा हो सकता है इररिलेवेंट हो, ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ सारी चीजें रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट भी हो सकता है। लेकिन वो तर्क था, तर्क के साथ एक बात थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब तक समरसता समाज में तभी आएगी जब सामंजस्य स्थापित होगा। समरसता ऐसे आ ही नहीं सकती, आपको अधिकार देने पड़ेंगे, आपको अधिकार छीनने वाली कोई बात ही नहीं है। अधिकार दीजिए, सम स्थिति पे जब तक नहीं लाएंगे चीजें नहीं बनेंगी। और क्योंकि बिहार में था, बिहार से हैं, कैसे लाएंगे? आपको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब हमारी पूरी कंट्री एक प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, जिसके नखरे पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी जैसे हैं, हम कंपेयर करते हैं सोशल जस्टिस की कास्ट के नाम पर, जो कि आपकी क्रिटिकल रेस थ्योरी से आई है, जो यूएस से कॉपी करी है। यूएस में पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी रेसिज्म गया नहीं है, तो आपकी गारंटी कहां से है कि आप कास्टिज्म को अभी प्री इंडस्ट्रियल स्टेज पे खत्म कर देंगे? ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि लोगों की आय बढ़ाई जाए, उनकी इनकम बढ़ाई जाए, उनको उस तरह इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए, एक पूरी एस्पिरेशनल क्लास जो दुनिया की निकल सकती है वो निकले, फिर उसके बाद जब हम 9 ट्रिलियन या 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, तब उसके बाद बैठ के ये सब फालतू की चीजें सुलझाएं। एक विचार ये भी है, एक विचार ये भी है, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बात कही, पढ़ी लिखी बात कही, लेकिन एक विचार ये भी है कि समाज में पहले समरसता होगी और पहले समाज में समानता की स्थिति पे जब हम पहुंचेंगे और समानता की जब राह से निकलेंगे तब वो बात, वरना तो अधिकार में एक सबसे ऊपर जो व्यक्ति है वो और ऊपर हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो तो और नीचे चला जाएगा। और वो यादव जी सिंगापुर में अपनी रिहाब की वेकेशन बिताते हैं जी, बिहारी अपने जूते घिस रहे हैं। लालू यादव सिंगापुर में अपनी रिहाब की वेकेशन बिताते हैं। जो तेज प्रताप या तेजस्वी जिनकी वाइफ है 1.5 लाख की कार्टियर की घड़ी पहन के घूमती है, यहाँ 1.5 लाख कहीं के बिहारियों की सैलरी नहीं होगी।
तो इस तरह का कौन सा समरसता लेके आना चाहते हैं कि उनके पास ही सारे रिसोर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड रहे? ऑफकोर्स ये एक बहस का एक पहलू है और मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि भी समाज में वो व्यक्ति भी जो है जो एकदम हाशिए पर है, जिसके लिए संविधान में ये गारंटी दी गई थी कि हम तुमको ऊपर से वहां से नीचे यहां तक लाएंगे, और ये उन लोगों के नेताओं को सोचना पड़ेगा जो जातीय समीकरण पर या तो जातीय समीकरण पे लेके चुनाव लड़ रहे हैं या जातीय समीकरण के आधार पर उन्होंने अपनी पार्टियों का गठन किया है। उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमने गारंटी उसके लिए दी थी। कोई अपनी वॉच 1.5 करोड़ का पहन रहा है या उसके कोई अपनी 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, ये मेरा मकसद था भी नहीं। और ये जिस सिस्टम में हम हैं, जिस डेमोक्रेसी में ये संभव है, ये हो जाएगा। लेकिन हमने वादा उससे किया था, वो जो एकदम हाशिए पे बैठा हुआ व्यक्ति था, जो अंत्योदय था, जिसके विकास की बात थी। जी मैं आऊंगा। श्योर। देखिए प्रतीक भैया, सामाजिक समरसता जो है वो सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनका छलावा है, वो कहीं ना कहीं समाज को विघटित करने का काम कर रहा है। देखिए मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के बाद ठीक है, वो बच्चा, वो जो युवा है, वो सवाल कह रहा है कि पिता मुख्यमंत्री, जब देखा कि नहीं तो पत्नी नहीं तो बेटा, तो फिर सवाल तो ये पूछेगा ना कि हमने गारंटी तो ये यूपीएससी में इसलिए नहीं हुए क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से था, और इन्होंने 3 बार, और इन्होंने गारंटी इसलिए दी कि इसका हो जाए, तो इसका तो फिर भी नहीं हुआ, बीच में मिल गए ये दो। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और इसमें शामिल थे सारे। लेकिन फिर इधर से एक तर्क ये भी है कि हमारे विकास के लिए क्या हमें पॉलिटिकल अधिकारों के लिए क्या लड़ाई नहीं लड़नी थी? तो हमने लड़ाई लड़ी, हमने हासिल की, हमने भी हासिल करी, पड़ा लड़ाई लड़के ही हासिल हुआ। ऐसे तो किसी ने दिया नहीं, ऐसे तो किसी ने नहीं दिया। उस तालाब में पानी पीने का अधिकार भी नहीं दिया, तो लड़ाई लड़के ही हासिल हुआ है। जी देखिए वही मैं कह रहा हूं कि सामाजिक समरसता के तहत इतने वर्षों तक, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं और मैं मानता हूं इस बात को कि सामाजिक समरसता के नाते मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि समाज का जो पिछड़ा, शोषित, वंचित है व्यक्ति, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मेरा जो सहयोग होगा मैं वो करूं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों का छलावा है, जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद एक परिवार आया, यादव समाज को एक आरक्षण मिला, तो वो एक परिवार तक सीमित रह गया। क्यों नहीं छोटी जातियों सब तक पहुंचा, जो संचित थे, जो शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, वहां पर भी एक परिवार तक क्यों सीमित रह गया? आखिर यही कारण है जो राजनीतिक पार्टियों का छलावा है। और जब तक राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से आरक्षण पर काम नहीं करेंगी, तब तक ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। कभी कोई वंचित रहेगा 3 बार परीक्षा देने। इसका एक तर्क ये था, आप ही को दे रहा हूं, इसलिए तर्क दिया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे आपकी आंखों में अखरते हैं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी हैं, इसलिए आपके बेटों को आपकी आंखों में अखरते हैं। उन्होंने भी तो उन्होंने भी तो वैसे ही चुनाव जीता जैसे बाकी लोगों ने चुनाव जीता है। नहीं, देखिए मुझे इसलिए नहीं अखरते, मुझे इसलिए अखरते हैं कि आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो व्यक्ति पिछड़ा, शोषित, वंचित, उनके कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति कर रहा था, हल चला रहा था, पिछड़ा हुआ था, उसको वो शासन गद्दी क्यों नहीं दी? एक क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी के भी होंगे, कल्याण सिंह बन गए, फिर उनके बाद राजवीर सिंह का नंबर आ गया। रुको, सुनो, पहले सुनो, नहीं सुनना तो भाग जाओ, नहीं सुनना भाग जाओ डिबेट से। बहुत सीरियस डिबेट है ये। एक है परिवारवाद और एक है विस्तारवाद। यहां पे कोई भी बर्तन मांजने वाले मां का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है और उसका बेटे का बेटा भी हो सकता है, लेकिन मेरी ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा 13वीं बार भी। ये फर्क है, नहीं।